फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। अपने प्लांट फिजियोलॉजी के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन। अब देखो जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है। कोई भी सेल है, ठीक है, सेल है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, अति प्रासरी घोल में रखते हैं। तो जो सेल है, ये जो सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, ठीक है, वो सेल वॉल से, मतलब सेल वॉल इसकी जो भित्ति है उससे पृथक होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। यानी कोई भी सेल है उसको अति प्रासरी घोल में रखने पर कोशिका का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब देखो एक तो अपन बात करें, यदि अति प्रासरी घोल में रखने पर कोशिका सिकुड़ने से आयतन में कमी आ जाती है। क्योंकि कमी क्यों आती है, क्योंकि बहिर्प्रासरण होकर यानी एक्सोस्मोसिस होकर कोशिका रस का कुछ जल बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर कम होगा, ठीक है। यानी इसमें वाटर है वो बाहर निकल रहा है, सेल है वो, उसका टर्गर प्रेशर वो कम हो जाता है, जिससे जीवद्रव्य सेल वॉल को बाहर नहीं धकेलता, ठीक है। क्योंकि सेल है वो, उसमें टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे जीवद्रव्य कोशिका भित्ति को बाहर नहीं धकेलता है। इसे जीवद्रव्य कुंचन की प्रथम अवस्था अथवा लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। पहली बात ये, ठीक है। अब दूसरी बात अपन देखें, बहिर्प्रासरण द्वारा यानी एक्सोओस्मोसिस द्वारा यदि वाटर का बाहर जाना जारी रहता है तो केंद्रीय रिक्तिका सिकुड़ती है, यानी सेंट्रल वैक्यूल है वो सिकुड़ती है, साथ ही जीवद्रव्य सिकुड़ता है, परंतु कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ती है, ठीक है। अब देखो इस कारण जीवद्रव्य भित्ति के कोनों से पृथक होता हुआ दिखाई देता है। पहले में तो क्या होता है, सेल वॉल से अलग नहीं होता है, ठीक है, टर्गर प्रेशर कम होता है, सेल वॉल को बाहर नहीं धकेलता है, ठीक है, ये तो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। दूसरी में क्या होता है, ये कोनों से, जैसे मान लो आप अभी डायग्राम में देखोगे, कोनों से ये अलग हो जाता है इसके चारों ओर से, ठीक है। इस अवस्था को जीवद्रव्य कुंचन की द्वितीय अवस्था या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड स्टेज में अपन बात करें, निरंतर एक्सोस्मोसिस होता रहेगा, मतलब एक्सोस्मोसिस में वाटर वो सेल से बाहर निकलता रहेगा, ठीक है, बिल्कुल संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो एक्सोओस्मोसिस से जो जीवद्रव्य है वो लगातार सिकुड़ता जाता है, वह भित्ति से अलग होकर, अब देखो वॉल से अलग होकर विशिष्ट सिकुड़ी आकृति का दिखाई देता, मतलब एकदम से इसकी शेप है वो अलग, एकदम अलग दिखाई देती है। इस अवस्था को सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन या एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करें डायग्राम के द्वारा, देखो इसको वापस, ये तो क्या है, एक नॉर्मल सेल है। इसमें तो क्या होगा, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल फील्ड विद सेल शेप से भरी हुई है वैक्यूल्स रिक्तिका। ये तो एक नॉर्मल सेल की बात है। फिर अपन बात करें, यदि इसमें एक शेल है उसको प्योर वाटर में डालते हैं, ठीक है, एक शेल को साल्ट वाटर में डालते हैं, जैसे आप देखोगे इसमें साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो सेकंड जो है इसमें क्या होगा, देखो इलास्टिक फोर्स ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, यहाँ टर्गर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेल प्लेस इन प्योर वाटर रिजल्ट इंक्रीज्ड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर का जो मान है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आप देखोगे ये थोड़ा सा कोनों से अलग हो जाता है, और यहाँ पर इसमें प्योर वाटर में रखते हैं तो सेल है वो सिकुड़ती नहीं है। थर्ड स्टेज में अपन देखें, सेल है ये देखो, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया है इसको, ठीक है, हाइपर, ये तो प्योर वाटर में थी इसलिए इसका जीवद्रव्य एकदम से सिकुड़ा नहीं, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो H2O देखो ये बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। सेल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग साल्ट सॉल्यूशन रिजल्ट, यहाँ क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा, यहाँ प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा प्योर वाटर में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तभी प्लाज्मोलाइसिस होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब इसमें प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जीवद्रव्य है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, सेल वॉल से एकदम से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्लाज्मोलाइसिस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट
ये तो आपका हो गया इसमें प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। अब अपन बात करें इम्बिबिशन क्या होता है, अंतः शोषण या अंतः चूषण क्या होता है। अंतः चूषण में अपन बात करें, कोई भी ठोस पदार्थ है, सॉलिड है मटेरियल, उसके द्वारा लिक्विड का अधिशोषण या अंतः शोषण कहलाता है, या जल रागी कोलाइडों द्वारा बल के अधिशोषण को अंतः चूषण कहते हैं। एक नॉर्मल आप लैंग्वेज में इसको समझो, जैसे मान लो कोई सॉलिड पदार्थ है, जैसे आप देखो वुड है, लकड़ी है, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, फूल जाती है, तो ये किस में आता है, इम्बिबिशन में आता है। कोई भी सॉलिड पदार्थ है वो बिना डिजोल्व हुए, ठीक है, क्या करता है, लिक्विड को शोषित करता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, अंतःचूषण या इम्बिबिशन या अंतःशोषण होती है, ठीक है। अब अपन बात करें, ये एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा शुष्क कोलाइडी पदार्थ जल अधिशोषित करके फूल जाता है, ठीक है। पादपों की, प्लांट्स की सेल वॉल कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है, जैसे सेलुलोज है, पेक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, इनकी बनी होती है, ठीक है। इसी कारण ये वाटर का अंतःशोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोटीन, एगार एगार, स्टार्च आदि सभी पदार्थ अंतःचूषक होते हैं। ध्यान में रखना, प्रोटीन है, एगार एगार है, स्टार्च है, ये सारे क्या हैं, अंतःचूषक है, यानी इम्बिबेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर भार का 99 गुना जल अवशोषित कर सकता है, मतलब अगार है वो अपने भार का 99 गुना जल अवशोषित कर सकता है। कुछ प्रोटीन है वो 15 गुना जल अवशोषित कर सकती है। जैसे आप इसमें देखोगे, देखो 99 गुना मतलब सबसे ज्यादा। इसका सीक्वेंस पूछा जाए कि चूषण क्षमता है वो किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो आप देखोगे अगार है उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद पेक्टिन, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च, उसके बाद सेलुलोज। तो सबसे ज्यादा जो इम्बिबिशन होता है वो अगार अगार में, फिर पेक्टिन में, फिर प्रोटीन में, फिर स्टार्च में, फिर सेलुलोज में, सबसे कम सेलुलोज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है ये सीक्वेंस। नेक्स्ट अपन बात करें, इम्बिबिशन है वो एक प्रकार से डिफ्यूजन है, मतलब विस्तरण है, ठीक है, क्योंकि वाटर की गति है वो सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है। बीज, सीड या अन्य ऐसी सामग्रियों में वाटर लगभग नहीं के बराबर है, अतः यह आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए आसानी से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, इम्बिबिशन के लिए वाटर विभव प्रवणता तथा अधिशोषक व तरल के बीच बंधुता होना अनिवार्य है। फिर अपन बात करें, जो इम्बिबिशन की क्रिया है वो ऊष्मा की विमुक्ति होती है, यानी हीट ऑफ वेटिंग होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा है वो विमुक्त होती है, ठीक है। फिर बात करें, इम्बिबिशन के कारण अंतःचूषक पदार्थ यानी इम्बिबेंट जो मटेरियल हैं वो एक प्रेशर उत्पन्न करते हैं। उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन प्रेशर बोलते हैं, आईपी बोलते हैं। यानी जो अंतःचूषक जो पदार्थ है, इम्बिबेंट है, अभी अपन ने बात की, ये जो इम्बिबेंट है ये क्या करते हैं, आपस में एक प्रेशर उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो है इम्बिबेंट प्रेशर। अब अपन बात करें वाटर पोटेंशियल के संबंध में, इसे मैट्रिक साइएम कहते हैं। यानी अपन वाटर, पीछे बात की ना वाटर पोटेंशियल, उसके जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना साई एम, वो ये ठीक है, मैट्रिक विभव कहते हैं। जैसे डीपीडी इक्वल आईपी यानी इम्बिबिशन प्रेशर, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साई डब्ल्यू इक्वल साई एम, ठीक है। नेक्स्ट, सघन रूप से व्यवस्थित पदार्थ जैसे वुड, लकड़ी में अंतःशोषण कम तथा विरल रूप से व्यवस्थित अंतःशोषक जैसे जिलेटिन है, इसमें अंतःशोषण वो अधिक पाया जाता है। तो ध्यान में रखना, वुड में है वो क्या है, अंतःशोषण है वो कम होता है। विरल रूप से व्यवस्थित जो इम्बिबेंट है जैसे जिलेटिन है, इसमें जो इम्बिबिशन है वो अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करें, जो इम्बिबिशन होता है इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंस की अपन बात करें तो जो इम्बिबिशन है उसमें अपन जैसे सीड है, ठीक है, सूखी लकड़ी है, उनके द्वारा जल का जो अधिशोषण है, ठीक है, सूखी लकड़ियां वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, जैसे सीड है फूल जाता है ना, तो ये जैसे मान लो सूखी लकड़ी है ये जल का अवशोषण करती है। फिर अपन बात करें जैसे फूली हुई जो लकड़ी है या वुड है, उसके द्वारा पैदा किया गया जो प्रेशर है वो मानव द्वारा बड़ी चट्टानों या पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, जो भी पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उनको तोड़ने के लिए क्या करते थे, मतलब लकड़ी को डालते थे और फिर उसको फुलाते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से पूछा जाता है कि पत्थर
या चट्टानों को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? जैसे डिफ्यूजन दे दिया, इम्बिबिशन दे दिया, ओस्मोसिस दे दिया, तो इम्बिबिशन के द्वारा पत्थर या चट्टानों को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता, ठीक है, तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। जैसे मान लो सीड है, वो इम्बिबिशन के कारण फूलता है ना, तो यदि प्रेशर नहीं लगता तो वो बाहर की ओर जर्मिनेट नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि वो जो भी मतलब जर्मिनेशन होता है वो नहीं होता, तो खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। तो एक प्रकार से जो सीडलिंग्स हैं उनको बाहर निकलने में हेल्प कौन करता है? इम्बिबिशन करता है। फिर अपन बात करें, जैसे मान लो जो सीड जर्मिनेशन होता है ना, बीजांकुरण, उस टाइम सीड कोट है वो फटता है। ठीक है, बाहर जब सीड कोट है ये यहाँ से ये फटेगा तभी तो इसमें सीडलिंग होती है, आगे इसमें प्लांट बाहर निकलता है ये। ठीक है, अब देखो ये सीड कोट है ये फटता है, ये किसके कारण? इम्बिबिशन के कारण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब सीड जर्मिनेशन में किसका यूज होता है? इम्बिबिशन, ओस्मोसिस। ठीक है, तो आप बताओगे इसमें इम्बिबिशन। नेक्स्ट अपन बात करें, मूल रोम कोशिकाओं में रूट हेयर जो सेल्स हैं उसमें जल का प्रारंभिक अवशोषण अंतःशोषण क्रिया के द्वारा होता है। यानी रूट, जैसे ये रूट है, ठीक है, इसमें ये रूट हेयर होते हैं। ठीक है, अब ये आगे ये रूट हेयर है, ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? इम्बिबिशन के द्वारा करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में वाटर अवशोषण की जो शुरुआत है वो इम्बिबिशन से ही होती है। जैसे आप देखोगे ये रूट, ये थोड़ी है सीधा, ये रूट हेयर होते हैं, ये वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लंबी लंबी जड़ें जाती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बात करें, जो मूल रोम है उन कोशिकाओं में जल का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है? इम्बिबिशन के द्वारा होता है। फिर अपन बात करें, अनेक प्लांट्स में, जैसे सिलेजिनेला, वैसे सिलेजिनेला किस में आता है? पहली बात तो ये टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। सिलेजिनेला किस में आता है? ये आता है टेरिडोफाइट्स में। अब देखो सिलेजिनेला लाइकेन में रिसोरेक्शन, पुनर्जीवन भी अंतःशोषण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो पूछा जाता है रिसोरेक्शन या पुनर्जीवन में किसका यूज होता है? ठीक है, तो ये होता है इम्बिबिशन का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, वायवीय जो एरियल अधिपादप इपीफाइट्स प्लांट्स हैं उनमें रूट में जो वाटर की प्रवेश की जो प्रक्रिया वो भी किसके फलस्वरूप होती है? इम्बिबिशन के फलस्वरूप होती है। जो इपीफाइट्स प्लांट्स हैं उसमें रूट है, उसमें जो जल है वो इंटर होता है, तो वो भी किससे होता है? इम्बिबिशन से होता है। तो हर प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज है वो चेंज होके कैसे भी आ सकती है। तो ठीक है, ये तो अपने हो गए इसमें सिग्निफिकेंस इम्बिबिशन के। अब अपन बात करें वाटर का, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें मूवमेंट किस टाइप से होता है? यानी वाटर के अणुओं की गति, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब देखो अपन बात करें किस टाइप से होता है, ये हर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे मान लो पूछा जाए इसका किस प्रकार से होता है मूवमेंट, तो इसमें होता है हाई वाटर पोटेंशियल, यानी उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। ठीक है, दूसरी बात, लो डीपीडी से इस प्रकार से आएंगे ये तीर के निशान, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। ठीक है, फिर अपन मतलब हर को ध्यान में रखना है, वाटर पोटेंशियल है वो हाई से लो की ओर। ठीक है, दूसरी बात है जो डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट है, विषण दाब न्यूनता है, तो उसमें क्या होगा? लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो इस टाइप से होता है। फिर अपन बात करें अधोप्राश्री विलियन से अतिप्राश्री विलियन की ओर, हाइपो सॉल्यूशन जो है उससे हाइपरटोनिक, ठीक है, सॉल्यूशन की ओर होता है। फिर अपन बात करें हाई डीपी से डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी है यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर, ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर। फिर अपन बात करें टर्गर प्रेशर, तो हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर होता है वाटर का मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट। फिर अपन बात करें कम सांद्र विलियन से, यानी लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, यानी कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर होता है। तो इस प्रकार से इनका वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो होता है, यानी हाई उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर, निम्न ओपी से उच्च ओपी की ओर, अधोप्राश्री विलियन से अतिप्राश्री विलियन की ओर, उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर और उच्च टीपी से निम्न टीपी की ओर, कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो होता है। ठीक है, अब अपन बात करें
अपना ये पार्ट हो गया। अब अपन इसमें देखेंगे ट्रांसपिरेशन। अगला इसमें है आपके ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन सब जानते हो, जैसे मान लो प्लांट्स है वैसे लिविंग है, सब जानते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो फ्लावर है, ठीक है, फ्रूट है, लीव्स है, स्टेम है, तो इन सभी पार्ट से वाटर है वो वेपर के रूप में निकलता है, ठीक है। सब जानते हो इनमें जो ट्रांसपिरेशन है उसमें क्या होता है, वाटर है वो वेपर के रूप में निकलता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। जैसे रूट है वाटर को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, आगे यहाँ जाता रहता है, फिर यहाँ से क्या होगा, जो पार्ट है अलग अलग पार्ट्स हैं ये, जैसे लेंटिकुलर, लेंटिकल्स के द्वारा भी होता है, क्यूटिकल्स के द्वारा भी होता है, स्टोमेटा के द्वारा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम है वो स्टोमेटल होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ वाटर है वो वेपर के रूप में अलग अलग पार्ट से निकलता रहता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब अपन देखें इसमें जो अवशोषित वाटर है, मतलब जल अवशोषित करती हैं, जैसे रूट है वो जल ग्रहण कर रही है, ठीक है। अवशोषित जल का 1 से 2% जो वाटर है वो तो यूज में लिया जाता है, ठीक है। प्लांट्स की रूट्स हैं वो वाटर ऑब्जर्व करती हैं, उनमें 1 से 2% है वही उसके द्वारा यूज में लिया जाता है, बाकी 98 से 99% जो वाटर है वो व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। फिर अपन देखें ट्रांसपिरेशन है वो एक अनिवार्य बुराई है, ये बात किसने कही, ये कर्टिस ने कही थी। फिर अपन देखें ट्रांसपिरेशन एक अपरिहार्य बुराई है, ठीक है, ये कही थी स्टीवर्ड ने। स्टीवर्ड ने मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट में स्टीवर्ड जो थ्योरी दी गई है वो स्टीवर्ड है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन एक अपरिहार्य बुराई है तो कहा स्टीवर्ड ने, ट्रांसपिरेशन एक अनिवार्य बुराई है ये कहा कर्टिस ने, ठीक है। अब अपन देखें प्लांट्स में सबसे कम ट्रांसपिरेशन है वो किस में होता है, ये सेकुलेंट जीरोफाइट्स में होता है, मांसलोथ भी जो होते हैं उनमें होता है, सब जानते हो, क्योंकि उसमें जैसे डेजर्ट में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अपने उत्तर पश्चिम मतलब राजस्थान की ओर या उत्तर पश्चिम इलाके में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रोमेटा है वाटर लॉस को बचाने के लिए अपना मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो या फिर उसमें अडेप्टेशन हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि सबसे कम जो ट्रांसपिरेशन है वो शकुलेंट जीरोफाइट्स में होता है, मांसलोथविद में होता है, उसमें सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए रहते हैं। फिर अपन बात करें सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन है वो किस में होता है, मीजोफाइट्स में होता है। तो ध्यान में रखना, पूछ लिए जाते हैं, सबसे कम ट्रांसपिरेशन होता है सेकुलेंट जीरोफाइट में, सबसे अधिक ट्रांसपिरेशन होता है मीजोफाइट्स में। फिर अपन बात करें जो ट्रांसपिरेशन है वो कितने टाइप का होता है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो ट्रांसपिरेशन है वो 3 टाइप का होता है, एक तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकंड है क्यूटिकुलर, थर्ड है लेंटिकल। ये लेंटिकुलर हो गया, लेंटिकल्स के द्वारा होता है, ठीक है, वातरंध्र होते हैं। अब देखो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो सबसे अधिक होता है, यानी प्लांट्स की लीव्स तथा अन्य कोमल अंगों पर उपस्थित स्टोमेटा से होने वाले ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सब जानते हो जैसे लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा के द्वारा होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और सबसे अधिक किससे होता है, स्टोमेटा से ही होता है। कुल ट्रांसपिरेशन का 80 से 90% ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, 80 से 90% मैक्सिमम स्टोमेटा के द्वारा होता है। सेकंड अपन बात करें क्यूटिकुलर, यानी जैसे एपिडर्मिस होती है प्लांट्स में ये, ठीक है, और यहाँ ये क्यूटिकल प्रेजेंट है। अब क्यूटिकल्स के द्वारा भी होता है कुछ ट्रांसपिरेशन, हर्बिशियस तथा लीव्स पर पाए जाने वाली क्यूटिकल द्वारा होता है, यानी हर्बिशियस जानते हो, हर्ब शर्ब ट्री, ठीक है, तो हर्बिशियस स्टेम, ठीक है, इसके द्वारा होता है। एपिडर्मिस पर पतली मोम जैसी क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है, ये होता है क्यूटिकुलर। और ये ध्यान में रखना है वो ट्रांसपिरेशन लगभग 9 से 9.9% है वो क्यूटिकुलर होता है, ठीक है, क्यूटिकल के द्वारा। सेकंड ऐसे पूछा जाए सब मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्टोमेटा से होता है, सेकंड क्यूटिकल, और थर्ड लेंटिकल से, ठीक है। तो 9 से 9.9% है वो होता है क्यूटिकल के द्वारा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थर्ड होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब देखो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है वो, लेंटिकुलर है वो वुडी प्लांट्स जैसे स्टेम है उनकी बार्क है, कुछ फ्रूट्स की जो स्किन है, ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर जो उसकी त्वचा होती है, ठीक है, उसमें लेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और इन लेंटिकल्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब लेंटिकल्स के द्वारा सबसे कम ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर है वो वेपर के रूप में बहुत ही कम निकलता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जैसे पूछा जाए तो कितने परसेंट होता है, तो 0.1 से 1% जो ट्रांसपिरेशन है वो होता है लेंटिकुलर से, मतलब लेंटिकल्स के द्वारा, वातरंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। अब अपन बात करें फोलियर ट्रांसपिरेशन, लीव्स में होने वाला कंप्लीट ट्रांसपिरेशन
मतलब जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटल तो अपन किसको कहेंगे, जो भी रंध्र है उनके द्वारा होता है वो तो स्टोमेटल है, ठीक है। सेकंड फोलियर, फोलियर क्या होता है, मतलब लीव्स में कंप्लीट पार्ट्स, ठीक है, उनके द्वारा जो होता है वो फोलियर होता है, ठीक है। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उपत्वची या लेंटिकुल ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये तीनों प्रकार का हो गया अपना। अब देखो स्ट्रक्चर देखें अपन स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा में आप सबको पता है, जैसे आप यहाँ देखोगे ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। बाहर गार्ड सेल्स होती हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करें जो हर्बिसियस प्लांट्स हैं, उनमें कोमल वायवीय अंगों तथा पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छिद्र के रूप में रंध्र पाए जाते हैं। यह रंध्रीय छिद्र दो विशेष प्रकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं एपिडर्मल सेल से घिरा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ये जो गार्ड सेल है स्टोमेटा के बाहर, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेजेंट होती हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं, इसके बाहर यहाँ असेसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब अपन इसमें देखें इनकी जो आकृति है, ये पूछा जाता है जैसे गार्ड सेल की जो इसकी साइज है वो कैसी होती है, ये किडनी शेप्ड होती है, ठीक है। या इसमें बात करें अर्धचंद्राकार होती है, ठीक है, तो शेप पूछ ली जाती है कि शेप में होती है। फिर अपन बात करें, एक आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेमिनी है, जो ग्रेमिनी फैमिली है, घास कुल के प्लांट्स हैं, उनमें जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी आकृति होती है डंबल शेप्ड। तो ध्यान में रखना, ग्रेमिनी फैमिली में जो गार्ड सेल है उसकी जो आकृति है वो होती है डंबल शेप्ड, और वैसे पूछे इसमें किडनी शेप्ड होती है, ठीक है। फिर अपन बात करें जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं मतलब ये गार्ड सेल्स, ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सब जानते हो, यहाँ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण अन्य अधिचर्म एपिडर्मिस सेल्स से भिन्न है, ठीक है। फिर अपन बात करें प्रत्येक द्वार कोशिकाओं की बाह्य आउटर पतली, बाह्य भित्ति तो कैसी होती है, सॉरी मोटी, ठीक है, और जो अंदर की ओर होती है वो क्या होती है, थिन पतली होती है या प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। फिर अपन बात करें जबकि इनर वॉल मोटी, ठीक है, प्रत्यास्थ होती है। अब देखो अपन बात करें जो गार्ड सेल्स हैं उनमें जो बाह्य भित्ति है वो तो पतली, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसमें आउटर वॉल है वो तो होती है पतली, ठीक है, जबकि जो इनर वॉल है वो होती है थिक या इलास्टिक, ठीक है, ध्यान में रखना इनको। फिर अपन बात करें स्टोमेटा के चारों ओर से कुछ विशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें बोलते हैं सब्सिडरी या असेसरी सेल्स। जैसे यहाँ बाहर की तरफ ये सेल्स होती हैं, गार्ड सेल के बाहर की तरफ ये होती हैं असेसरी या सहायक सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर बात करें अपन जो स्टोमेटा है वायु कोष्ठों से जुड़े रहते हैं, इनमें बनी हुई गुहा को बोलते हैं सब स्टोमेटल केविटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे का पार्ट आ जाएगा मैकेनिज्म